गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान जो सीटेट में क्वेश्चन आया था 2023 में, उसका आज हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कोई भी सीटेट का तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोग रहेगा, क्योंकि जो कोई भी सीटेट का तैयारी करते हैं उसमें से क्या कहता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। सीटेट से क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये हम लोग करने वाले सीटेट 2023 का जो जनवरी सेशन में आया था। जनवरी सेशन ये जितने भी है ऑनलाइन वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ऑनलाइन 2023 में पूछा गया था जनवरी 2023 में, उसका हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, और यह रहेगा पेपर 2 के लिए, एसएसटी का क्वेश्चन रहेगा पेपर 2 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 से देख लेते हैं। पहला है, मध्य पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस किस परिवर्तन के द्वारा अंकित किया गया था? तो कौन सा परिवर्तन के द्वारा अंकित किया गया था? क्या अंकित किया गया था? पहला, घास वाले मैदान पे बनाना, शुष्क क्षेत्र में बनाना, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक वनमूलन, और ऑप्शन डी ग्रह तथा तापमान और ठंडा होना। तो बताइए, ये वाला मध्य पाषाण काल के युग के बारे में बताया है। अब बताइए इसमें कौन सा परिवर्तन अंकित किया गया था। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? घास वाले मैदान बनाना। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, घास वाले मैदान। चलिए, जब मध्य पाषाण काल के बारे में आए तो थोड़ा मध्य पाषाण काल के बारे में जान जाते हैं। आखिर मध्य पाषाण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेथोलिक एज, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या था, इस समय क्या था मध्य पाषाण काल में? इसमें क्या था, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, तो नव पाषाण का और पूरा पाषाण काल का जो बीच वाला रहता है इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। तो ये भी आप लोग याद है, पूरा का समय मध्य पाषाण के बीच वाले जो रहता है उसको मध्य पाषाण कहते हैं। इस समय में क्या कहते हैं, इस समय में क्या करते थे वो लोग? क्या कहते हैं, पशुपालन करते थे। तो पशुपालन करना करना उसके बाद खेती करना, उसके बाद मछली पकड़ना, शहद जमाना, ये सब जितनी भी एक्टिविटी होते हैं, तो ये सब करना, शिकार करना, पेशा, ये सब का मुख्य पेशा रहता था मध्य पाषाण काल के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देख लेते हैं, क्योंकि देखिए एसएसटी जो है आपका 31 से लेके यहाँ पे 90 के बीच तक में इतना क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आप लोग याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर, आखेटक और संग्राहकों द्वारा, तो बताइएगा, आखेटक संग्राहक द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो आपको बताइए कौन सा कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों को उपयोग करना, ऑप्शन बी स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता, ऑप्शन सी भगवान एवं अन्य शक्ति का भय, और सुने समूह में मुखिया का निर्माण करना। तो बताइए आखेटक और संग्राहक के द्वारा, आप लोग पढ़ ही होंगे, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो आखेटक संग्राहक के द्वारा में चयन करने है तो कौन सा कारण हो सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों का उपलब्धता। तो क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। ये ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोलता है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार का प्रमाण मिलता है? बताइए कौन सा ये था जहाँ पे पूर्वी तट का व्यापार का प्रमाण मिले हैं। पहला होता है धारनीकोटा, ऑप्शन बी कुहार, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी कोकाई। चलिए आप लोग बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पोहार। तो यहाँ पे क्या कहता है, संगम कविताओं में मिलता है ये वाला, बंदरगाहों में जिसका उल्लेख है संगम कविताओं में मिलता है, यही वाला था पोहार वाला में व्यापार का प्रमाण का पत्र मिलता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, इसको आपको मिलान करना है। अब ये दोनों को मिलान कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। पहला सूची में बोलता है नगद दुर्ग, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अग्निकुंड, भंडारगीर और बंदरगाह। तो आपको बताइए यहाँ से कौन सा प्रमाण कहाँ से मिले। आपको एक भी पता होगा तो आप लोग इसको कर पाइएगा। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आंसर करके बताते हैं। सबसे देखिए, आप छोटा छोटा पॉइंट को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले है बंदरगाह। तो बंदरगाह का प्रमाण कहाँ मिला? तो आपको तो पता ही होगा बंदरगाह का प्रमाण कहाँ मिला, लोथल में। तो डी का 1, तो डी का कहीं पे 1 देखे, तो डी का 1 यहाँ पे है, डी का 1 है। तो पहला ऑप्शन काट दीजिए, ए सेकेंड 18 ऑप्शन काट दिया, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर देखिए भंडारगिरी, भंडारगिरी नहीं पता, अग्निकुंड या नगरदुर्ग। अब इसमें से किसी का भी पता होगा तो वो भी निकाल लिए। जैसे भंडारगिरी का प्रमाण कहाँ मिला था? भंडारगिरी का प्रमाण मिला था हड़प्पा में। तो क्या है, सी का 2, सी का 2 यहाँ पे है, सी का 2 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसको काट दीजिए, बस काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ऐसा करके बना सकते हैं। फिर उसके बाद बी का 3 देखिए अग्निकुंड, अग्निकुंड का काम है कालीबंगा, तो यहाँ से मिल गया। और नगरदुर्ग का प्रमाण काम है ना मोहनजोदड़ो से। तो ये हो गया, चारों ऑप्शन के साथ एलिमिनेट करके निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 को बात है,
इसमें से ए और बी कथन दिया है, उसको पढ़ना है, आपको बताना है। पहला कथन है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त के लिए घरों का त्याग किया। पहला कथन बोला, इसीलिए जब इस स्टेटमेंट दिया रहेगा तो यहाँ पे कारण रहेगा, तो यहाँ पे पढ़िएगा क्योंकि, क्योंकि लगा के पढ़िएगा, हमेशा सही हो जाएगा। तो घर का त्याग किया क्योंकि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाला ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब दो स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं। अब यहाँ नीचे ऑप्शन है, पहला ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। ऑप्शन में भी ए आर दोनों सही है बट उसकी व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। आप लोग बताइए। चलिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ महावीर स्वामी तो सही बोला कि उनके गति ज्ञान के लिए त्याग करना चाहिए, और उनका मानना था क्योंकि उनके घरों का त्याग करने से क्या सच्चा ज्ञान का प्राप्त कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है और उसका व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब इसी तरह एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कर लेते हैं। यहाँ बोलता है उपयुक्त कथनों पर ही आप ध्यान दीजिएगा। पहला है, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों ने राजद्वारों में कथक नृत्य को प्रस्तुत किया था। पहला ऑप्शन। ऑप्शन में भी बोलता है 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथन में एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा था। ये भी ऑप्शन में कथक, यहाँ पे कथक है, कथक को 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासन ने पसंद किया था। तो ये तीन ऑप्शन है, आप यहाँ पढ़िए। ए सही है, केवल दो सही है, एक दो सही है, दो या तीन सही है, वो बताने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मुगल के बारे में बोला है तो क्या हो जाएगा, चलिए आंसर क्या हम लोग बढ़ते हैं, 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पहले देखिए 1 में क्या है, यहाँ बोलते हैं मुगल सम्राट औरंगजेब राज द्वारा कथक नृत्य को प्रस्तुत किया था। हाँ, ये भी सही है। दूसरा बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में कथक नृत्य एक नृत्य शैली के रूप में धारणा ली। हाँ, ये भी सही है। और तीसरा बोलता है 19वीं शताब्दी अधिकांश ब्रिटिश प्रशासन ने पसंद किया। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अधिकांश ब्रिटिश प्रशासन ने भी ये किया था, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। इसमें बोला है कथन दे दिया पहला कथन, और तो आप स्टेट पर वाला क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। पहला कथन पढ़िए, शंकर क्या है, अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। इसका कथन पहले बोला था क्योंकि, फिर जब स्टेटमेंट आएगा तो यहाँ पे क्योंकि लगा के पड़ेगा, आप लोग जल्दी बना लीजिएगा। क्योंकि शंकर ने हमारे चारों ओर संसार के मिथ्य माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार को परित्याग करने का उपदेश दिया। चलिए आप बताने की कोशिश कीजिए कि दोनों सही है या दोनों की व्याख्या करता है या नहीं करता, आप लोग बताइए। थोड़ा सा टाइम देंगे फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो क्या उन्होंने जितना परमात्मा का परम सत्य का दोनों का, हाँ ये तो सही बोला। इसीलिए बोला था क्योंकि शंकर ने बताया था कि हमारे चारों क्या संसार के मिथ्य माया माना है और वहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार को परित्याग करने का उपदेश दिया था। सही बात है, मोक्ष प्राप्त करना तो आपको संसार का परित्याग, जितनी भी मोह माया है उनको त्याग करना का, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और बताते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों को उनकी उपज कर का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किए। तो कौन सा बताना है कि किसके अंतर्गत सिखों ने किसान के, पहला है जत्य, चौर, खालसा या राखी। तो ये जो संरक्षण प्रदान करता है इसको बोलते हैं राखी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, राखी। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस समय जो था कौन था, जो खालसा दल का चलाया था, उसमें से क्या कहता उपज का क्या 1/5 भाग पर 20%, मतलब 1/5, तो टोटल मतलब 5% उठा रहा है, तो उसमें से एक भाग क्या है ना उसको देना पड़ता था। तो इसी के माध्यम से क्या कहता उनको संरक्षण देने का काम किया था और ये सुरक्षा का भी भारत का दायित्व निभाया था। क्वेश्चन नंबर 31 बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपदेश या सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनः विवाह कर सकती है। तो ये वाला उद्देश्य कौन दिया था कि विधवा को फिर से पुनः विवाह कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, वीर वीर सिंगम पतुलंगी और ऑप्शन डी ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए आप लोग बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है, तो इसका इसका दायित्व कौन दिया था, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो विधवा के बारे में बताया कि विधवा के लोग फिर से पुनः ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसको बताया था। राजा राम मोहन जो था ये सती प्रथा पे रोक लगाया था, तो ये सती प्रथा पे रोक लगाया था राजा 1829 में सती प्रथा, किसके साथ मिलकर, विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर, विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इस पर रोक लगाया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती का पूर्व जाने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें देख लेते हैं 1820 के दौरान के वर्षों में क्या मुंबई प्रेसिडेंट में कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों को किशोर विद्यार्थियों को केवल
कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने की और पाठ सुनने की अनुमति दी गई थी। तो ये पहले आपको पढ़िए कि उस समय क्या होता है, मुंबई प्रेसिडेंट में कई विद्यालय में क्योंकि बच्चों की जाति के शिकार और विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने की और पाठ सुनाने की अनुमति दी गई। तो उस समय क्या कहता है, छुआछूत सबसे ज़्यादा फैला हुआ था और वहाँ पे उच्च नीच जात भेदभाव ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ, आप यहाँ पे रीजन पढ़िए। क्योंकि उन्हें फीस नहीं दी इसीलिए उसको बाहर बरामदे में बैठाया था। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब वो कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वो अनावश्यक शोर कर रहे थे इसीलिए उसको बाहर बैठाया था। ऑप्शन नंबर सी बोलता है क्योंकि यह महसूस किया जा रहा था कि ये विद्यार्थी उस कक्षा को प्रदूषित कर देंगे जहां वह अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो आपको बताना है कौन सा सही, केवल 3 सत्य है, केवल सी सत्य है, केवल ए भी सही है। ऑप्शन में ए और बी सही है। चलिए आप बताइए। चलिए तो इस आंसर के बारे में ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन बी केवल सी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ सी सत्य है, ये वाला। तो क्या था, यह महसूस किया गया था विद्यार्थी जो थे उस कक्षा को क्या प्रदूषित कर देंगे और अन्य जाति के, तो अन्य जाति के बच्चों को उनको पढ़ाने के लिए नहीं बाध्य करें, इसलिए उसको दूर रखते थे ताकि वो क्या कहता है क्लासरूम को प्रदूषित कर देंगे इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते हैं। बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। तो बताइए 1840 में जो गठित परमहंस मंडली का क्या उद्देश्य था। जाति प्रथा का उन्मूलन करना, सती प्रथा का उन्मूलन करना, पर्दा प्रथा का उन्मूलन करना या बाल विवाह का उन्मूलन करना। तो बताइए तो 1840 में गठित परमहंस मंडली द्वारा क्या इसका उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या था, यही था कि यह जाति प्रथा को क्या कहता उन्मूलन करता, जाति प्रथा को। सती प्रथा के बारे में जस्ट बता राजा राम मोहन पद। बाल विवाह पे बहुत सारा ये चलाया था एक्टिविटी के नाम था। उसमें बाल विवाह पे क्या था कि मतलब कि 21 साल तक में, मतलब कि 18 साल में लड़का का शादी हो जाना चाहिए और लड़की का शादी कितना 15। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 15-16 माना जाता था कि इतना के बीच में शादी हो जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोलता है राष्ट्रवाद और कला से संबंधित में मिलान करना है। तो राष्ट्रवाद और कला दिया है यहाँ पे, देखिए पहला सूची दिया है और यहाँ सेकेंड सूची दिया है, तो आपको मैच करना है। पहला है कृष्ण संसार, जातु के दास, मेरी माँ, पूर्व के आदर्श, इधर है नालन बोर, अविनाथ ओक्रू और राजा रवि वर्मा। तो यहाँ पे आपको मैच करना है इसमें राष्ट्रवाद और कला के बारे में। हाँ, तो आप लोग मैच करनी है, इसमें से आपको एक भी पता होगा तो आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग मैच करते हैं। तो सबसे पहले मैच करते हैं ए का 4। तो क्या है यहाँ पे देखिए कृष्ण संसाधन, तो क्या कहता है ये रवि वर्मा है, तो इसका सही है कृष्ण। तो ए का 4 कहाँ पे, ए का 4 यहाँ पे, ए का 4 यहाँ। तो पहला ऑप्शन काट दीजिए, थर्ड ऑप्शन काट दीजिए, खत्म। ए का 4। अब चलिए बी पे चलते हैं। क्या है जातुई दास, तो जातुई दास के बारे में तो जो है बी का 1, तो बी का 1 जातुई दास नालंद के बारे में, तो बी का 1। तो ये हो जाएगा बी का 1। कहाँ पे है बी का 1, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब बाकी आपको मैच कर लेना है। जैसे एसएसटी का बुक से दिया हुआ है तो आप बुक जरूर पढ़िएगा एनसीईआरटी का। इसका पहले थोड़ा सा ऊपर वाला में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ जब बम्बई का 18 चला परमहंस मंडली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता है कि इससे रिलेटेड आपको देखिए परमहंस मंडली का क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था क्या था कि मतलब विधवा पुनर्विवाह जो था इसके बारे में परमहंस मंडली का ये चलाया था जाति प्रथा पे रोक लगाने के लिए। और इसका जो उद्देश्य था 1840 में, डेट याद रखिएगा। और इसमें क्या कहते हैं जातों को तोड़ने और उनका मतलब कि उनके रुझानों को ये करने के लिए। तो इसका जो चलाया था कौन था, रामचंद्र जय जयकर ने। तो ये भी याद रखेगा। और इसका था ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो ये भी याद रखेगा। इसका जाति उन्मूलन को ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 43 में। देखिए फिर यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे है नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिकृत भूभागों को सुमेलित कीजिए और उन्हें बेर कर चयन करना है। देखिए सूची 1 यहाँ दिया हुआ है और सूची 2 यहाँ दिया हुआ है। आपको बताइएगा जो उस समय क्रांति जो चल रहा था 1857 क्रांति, उसी से पहले का विद्रोह जो डलहौजी के द्वारा चलाया था। ये जो है डलहौजी का शासन का 1848 से लेकर 56 तक है। तो 48 से लेकर 56 के बीच में जो डलहौजी की जो नीति थे उसके बारे में, नीति के बारे में आपको बताना है कि जो यदि पढ़े हैं उसके बारे में। सतारा है, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर और यहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताइए किसको सबसे पहले हड़पता था, उसके बाद फिर एक भी आपको पता होगा तो आप बना लीजिए। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिलाइए सतारा, सतारा कब आता था, तो सतारा का था 1859। सबसे पहले सतारा का था उपशासन का प्रयोग में। ऑप्शन में बी, बी का देख लेते हैं संबलपुर, संबलपुर का हटा था 1850 में। फिर उसके बाद नागपुर, नागपुर का हटा था ये में, तो इसको मिला लीजिए ये वाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबा के कहीं पे है ऐसा नहीं है, ये वाला काट दीजिए ये वाला। चलिए ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह करके आपको मैच करना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। यहाँ बोलता है
भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया और बताना है। कौन सा सही हो जाएगा? पहला है जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया था। विरुद्ध थे, मतलब ये बोलता है सरदार वल्लभ भाई अरे की भाषा के आधार पर उसको नहीं बताना चाहिए थे, विरुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी बोलता है आंध्र प्रदेश जो राज्य था विचारों के आधार पर पहला राज्य बना था, ये बोल रहा है। ऑप्शन में यहाँ पे थर्ड है, इसमें बोलता है कि 1952 में राज्य पुनर्गठन बिल का आयोग हुआ था। तो बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिया है, आप मैच करके बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। चलिए फिर बताइए, फिर उसके बाद हम लोग आंसर की भरेंगे। चलिए तो आंसर की भरेंगे, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, केवल एक। तो इसका क्या है? केवल एक और दो इसका सही होगा। चलिए तो मैच कर लेते हैं। केवल एक, यहाँ पे दो भी है, केवल एक और दो, तो ये बोला तो एक और दो इससे सही है, क्योंकि देखो उस समय जो हो रहा था बोला था कि इसको भाषा के आधार पर हम नहीं करेंगे, उसका विरोध था। फिर उसको आंध्र प्रदेश को विचारों का भाषा का पहला राज्य बनाया गया था, हाँ, फिर बाद में उसको बनाया गया। अरे 1952 में पुनः बिल ये आया था, इसने तो ये वाला आपको याद रखना होगा स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 में देख लेते हैं। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह चारों ओर छल्ले हैं? तो बताइए सौर मंडल के चारों ओर छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? चलिए, पहला ऑप्शन है बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ऑप्शन में शनि, यूरेनस और मंगल। ऑप्शन में मंगल, बृहस्पति और नेपच्यून। ऑप्शन में मंगल, बृहस्पति और शनि। तो बताइए कि हमारे में ग्रह के चारों ओर कौन सा छल्ले वाले हैं, सबसे बताइए। तो ग्रह के चारों ओर छल्ले वाले हैं कौन सा? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो इसका चारों ओर छल्ले वाले ग्रह है। आपको दो याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह 4 होते हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन, जैसे कि हो जाएगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध। ये 4 ग्रह होता है जिसमें से ये आंतरिक ग्रह। तो उसके बाद जो बाहर के जैसे बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, ये सब जो होते हैं बाह्य ग्रह। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, किसमें मेल? 180 डिग्री देशांतर के साथ, 90 डिग्री देशांतर के साथ, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश के साथ। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि किसके साथ मेल खाती है? ये 180 डिग्री देशांतर का। तो ये भी आप लोग याद बोलेगा। कुल देशांतरों की संख्या बताइए, तो कुल देशांतरों की संख्या होती है 360। और कुल अक्षांश की संख्या बताइए, तो कुल अक्षांश बोलेगा अक्षांश, तो अक्षांश की संख्या होता है 181। यहाँ हो जाएगा देशांतर की संख्या। ये याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देशांतर की संख्या 360 और अक्षांश की संख्या 181 होता है। क्वेश्चन नंबर 47, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना और बताइए सही विकल्प चयन करना है। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरण में प्राप्त करती है। ऑप्शन में बताइए सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ऑप्शन में दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ऑप्शन में बताया क्या है? दक्षिणी, यहाँ पे है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो आप मैच करना है पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, 4 ऑप्शन दिया हो, आप मैच करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आंसर के बढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, फिर हम लोग आंसर के बढ़ते हैं। चलिए तो सही आंसर के बढ़ते हैं। केवल यहाँ पे थोड़ा एक तो ऑप्शन छूट गया, केवल यहाँ पे सी और डी। ठीक है, तो ये वाला, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही होगा, केवल सी और डी। तो कहाँ पे सी और डी? तो ये वाला और डी वाला। तो देखते हैं, दक्षिण गोलार्ध में बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ये भी सही है। और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ये भी सही है। तो बाकी ये दोनों खत्म, और उसके बाद ये, तो सी और डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 48 में देख लेते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है। गांव और शहर इलाकों का, ऑप्शन में राज्य और देश को, ऑप्शन में महाद्वीप और सागर को, ऑप्शन में विश्व के और जलवायु संबंधित क्षेत्र को। तो बड़े पैमाने वाले क्षेत्र जब भी याद बोलेगा बड़े पैमाने वाले पे, छोटे वाला में याद रखेगा गांव और शहर का। और जब इसको बोलेगा छोटे वाला, तो हमेशा जस्ट ऑपोजिट बड़े वाला, तो ये याद रखिएगा। तो जैसे बड़े पैमाने, तो बड़े पैमाने छोटा वाला, गांव शहर इलाका ये सब छोटा छोटा। और जब बड़े पैमाने वाले बोलेगा तो उसको छोटा और बड़ा कर दीजिएगा, और छोटा बोलेगा तो बड़ा कर देना। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए 49 में देख लेते हैं। यह पारितंत्र की रचना क्या करता है? तो पारितंत्र की रचना बताओ, जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध बताता है, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध बताता है, प्राकृतिक तत्वों के बीच संबंध बताता है। तो बताइए पारितंत्र का क्या संबंध है आपको? ये तो आसानी होगा। तो क्या पारितंत्र जब बोलेगा तो प्राकृतिक से संबंध नहीं है, तो क्या था? जीवधारियों और जीवोधारियों के आसपास के बीच संबंध। तो ए और बी सही, कहीं पे है ए और बी सही, ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। तो इसका सही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपको मैच करना है, इसमें युग में से विचार करना है। नदी दिया हुआ और यहाँ महाद्वीप, तो नदी और महाद्वीप का नाम दिया। मिसिसिपी दिया है उत्तरी अमेरिका में, अमेजन दक्षिण अमेरिका में, ऑरेंज एशिया में, और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में। तो आप लोग बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए तो देख लेते हैं इसका सही होगा। तो देखिए यहाँ पे है, तो देखिए मिसिसिपी से क्या आता है, मिसिसिपी से उत्तर अमेरिका, अमेज़न दक्षिण अमेरिका, ऑरेंज एशिया और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग मैच कीजिए और बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, तो आंसर जो है ऑरेंज नदी का, ऑरेंज नदी एशिया महाद्वीप में नहीं है। तो ऑरेंज नदी कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में नहीं है। बामा की ये गलत है, बामा के तीनों सही है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो बामा की सब सही है, बामा की 3 सही है, बामा की जो ये वाला है ऑप्शन नंबर ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बात है 51। इसमें देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीप के पश्चिम के किनारों पर, महाद्वीप के पूर्वी किनारे पे, महाद्वीप के मध्य में और महाद्वीप के उत्तर किनारे पे। तो बताइए उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं। चलिए सही आंसर की हम लोग बात है, तो ये कहा महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर। तो उसमें महाद्वीप, महाद्वीप के पश्चिमी किनारे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल को नील कथनों पर आप विचार कीजिए, आप बताइए कौन सा कथन सही है। पहला, यह परत क्या बादलों से लगभग मुक्त अवस्था में होती है, समताप मंडल को बोला है। इसमें ओजोन होती है। ऑप्शन में सी बोलता है इसमें 50 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तार होता है। तो अब बताइए कौन सा सही है, ए बी, बी सी, ए सी या सभी। तो बताइए समताप मंडल के बारे में कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही होगा, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। देखिए टोटल 5 मंडल होते हैं। तो 5 मंडल के बारे में आप लोग बता देते हैं इस तरह, 1 2 3 4 5। तो नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, याद रखिए क्षोभ मंडल को बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल याद रखिएगा समताप। इसको बोलते हैं मध्य मंडल, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको बोलते हैं बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। और इसको बोलते हैं बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। इसी में बहिर्मंडल आयन मंडल भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितनी भी वर्षा वायु संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, कोहरा दिन मतलब कि परिवर्तन होना, कभी धूप कभी छाँव तो कभी पानी तो कभी जितनी एक्टिविटी है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है, इस समय में क्या होता है, वायुमंडल में जो एरोप्लेन वगैरह उड़ाई जाती है, ये वाले में समताप मंडल होते हैं। और इसी में क्या था, ओजोन परत पाई जाती है। तो ये भी याद रखें, ओजोन परत जो होते हैं इसी मंडल में पाई जाती है। उसके बाद क्या था, ये 50 किलोमीटर की दूरी था। और ये मध्य मंडल में जो था, इसमें क्या था, उल्का पिंड, उल्का पिंड आके क्या है यहाँ जलने लग जाती है। और बहिर्मंडल में क्या होता है, यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह जो होती है, सैटेलाइट जितनी है यहाँ छोड़ी जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन पर 2 प्रकार की गैस पाई जाती है। तो ये भी आप लोग टोटल याद रखिएगा, मंडल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। चलिए 53 में देख लेते हैं, उच्च ज्वार के बारे में निम्न कथन पढ़िए और सही कथन के बारे में बताना है। उच्च ज्वार नौ संचार में सहायक होते हैं, पहला ऑप्शन। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी सहायक होते हैं, ये वाला। तो आपको बताना है पहला ऑप्शन ए बी दोनों सही है, ऑप्शन में ए बी दोनों गलत है, ऑप्शन में ए सही है लेकिन बी गलत है, ए लेकिन बी सही है। चलिए बताइए आप लोग उच्च ज्वार के बारे में। हम लोग आंसर क्यों पढ़ेंगे। चलिए तो उच्च ज्वार का वजन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। उच्च ज्वार में क्या था, ज्वार के शिकार रहता है जो समुद्र पे होता है, और ये निम्न ज्वार के कारण क्या कहता है, गति पाई जाती है इस तरह। तो ये क्या कहता है, नाव संचालन में भी होता है और मछली जो पकड़ते हैं उसके लिए भी सहायक होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नदी का मुहान के बारे में बताना कौन सा सही हो जाएगा। वह स्थान जहाँ से नदी उद्गम होता है, वह स्थान जहाँ से एक नदी दूसरी नदी में मिलती है। यहाँ पे कांटे बंद स्थान, वह स्थान जहाँ पे कोई नदी किसी अन्य जलाशय से मिलती है, मतलब एक नदी आकर दूसरी नदी पे आकर मिल जाती है। और वह स्थान जहाँ नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। तो बताइए नदी मुहान का मतलब क्या है, मुहान का मतलब, तो मुहान का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ पे क्या है, नदी कोई नदी आकर दूसरी नदी यहाँ पे आके मिल जाती है, तो उसी को बोलते हैं नदी मुहान। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 55 में देख लेते हैं, विश्व में कौन सा देश कोयले के लिए अग्रगामी है। तो कोयले के लिए अग्रगामी देश बताइए, भारत, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज्यादा कोयले के लिए अग्रगामी ऑप्शन नंबर बी चीन। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में देख लेते हैं, इसमें बोलता है विकास एवं उद्योग के आधार पर संसाधनों को निम्न आधार पर वर्गीकृत, विकास और उद्योग के आधार पर। पहला ऑप्शन है वास्तविक संसाधन, ऑप्शन संभावित संसाधन, ऑप्शन स्थानिक संसाधन, ऑप्शन डी अजैविक संसाधन। चलिए आप बताइए आपको कौन सा ए बी सही है, ए बी सही है, केवल बी सी सही है, केवल सी डी सही है। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब। फिर हम लोग नेक्स्ट आंसर की बढ़ेंगे, आप लोग बताने की कोशिश किए। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी सही, ऑप्शन नंबर ए बी। तो वास्तविक संदवा और संभावित संदवा ये दोनों होता है, ये इसी का आधार संसाधन के बाद मांगोगे ये और ये नहीं होगी। चलिए 57 की ओर बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं
ऐसी कृषि जिसमें क्या पशु चारा अपने पशुओं के साथ क्या चारों और पानी, तो चारों और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते उसे क्या कहते हैं? तो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान घूमने की जो प्रक्रिया क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि, स्थानीय कृषि, चरवासी कृषि या मिश्रित कृषि। तो क्या कहते हैं हम? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? चरवासी पशुचारण। क्या कहते हैं? वो शुष्क मौसम या ठंडी के मौसम में क्या कहते हैं? एक जगह से लेकर के दूसरी जगह जाते हैं और अपना साथ खाना वाना सारा प्रबंध करके वो लेके चलते हैं, इसे बोलते हैं चरवासी कृषि। आपको बताना भारत का विविधता से मैच करना है, कौन सा है? लोगों का विवाह करने का भिन्न भिन्न तरीके हैं, उससे मानना है। झारखंड में लोग एक दूसरे के अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के लोग जीवन को यहाँ पे ऑप्शन नंबर राष्ट्र के चिन्ह के प्रतीक को विविधता का दर्शाते हैं। तो ये बताइए आप लोग को कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही है संस्कृति के लोग जीवन को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, विविधता को आपको बताना है 58 का। चलिए तो 58 में आप लोग सही बताने की कोशिश कीजिए। तो क्या है यहाँ पे क्या है? सभी प्रकार के भिन्न भिन्न तरीके दिखाई देंगे। एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। अब विभिन्न संस्कृति के लोग भी रहते हैं और राष्ट्र चिन्हों को विविधता होते हैं। तो अन्य अन्य प्रकारों की जैसे सिख का अलग राष्ट्र चिन्ह, ईसाई का अलग चिन्ह, मुस्लिम का चिन्ह, हिंदी का अलग, तो सबको का अपना अपना यह रहता है। अब इसी कारण क्या विविधता भाषा अलग रहती है, संस्कृति अलग रहती है, तो सभी अलग अलग प्रकार से वो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। चलिए 59 में देख लेते हैं। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासी को रूढ़िबद्ध या रूढ़िबद्धता के कारण इन लोगों को विरोध पैदा हुआ। तो रूढ़िबद्धता के कारण क्या पैदा हुआ था? सहारना, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना या उदास। बताइए विरोध विरोध पैदा होने के हो सकते हैं तो क्या हो सकता है ये पूछा। आदिवासी के यदि रूढ़िवाद के कारण करेंगे तो उसके बीच क्या पैदा हो सकता है ये बताइए। तो क्या हो सकता है? चलिए हम लोग आंसर की बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे उनके पक्षपाती राय बन सकता है, उसको भेदभाव करना होगा और उसके बाद उदाव। तो ये हो जाएगा सहारना तो नहीं होगा उसके बाद। तो इसका सही आंसर बी सी और डी। क्या हो जाएगा? बी सी और डी। कहाँ पे है? बी सी डी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी सी डी। क्या होता है? विशेष समुदाय से आदिवासी को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के बीच में क्या हो सकता है? उनके पास परिस्थिति बन जाएगा भेदभाव करने से और उदास होने से। ठीक है तो ये सब नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 में देख लेते हैं। कथन दिया है शक्ति के बंटवारे के बारे में प्रावधान दिया है। सरकार के 3 अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका दिया हुआ है, उनको दर्शाना है। प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंग पर अंकुश रखते हैं। ऑप्शन में तीनों अंग अपने परिभाषा क्षेत्र के तहत काम करते हैं। ऑप्शन में यह प्रावधान भारतीय नागरिक के अधिकारों और आजादी को रक्षा करता है। ऑप्शन में यह प्रावधान केंद्र, राज्य और सरकारों को बीच सुगम लेन देन व्यवहारों को सुनिश्चित करता है। अब बताना है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में आपको बताना है। पढ़िए और बताइए क्या सही हो जाएगा। चलिए सही आंसर की बातें हैं। तो कार्यपालिका नियम का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी सही। तो प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, ये सही है। ऑप्शन में फिर बोलता है इसमें क्या होता है? तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्र के तहत काम करते हैं और यह प्रावधान भारतीय नागरिक अधिकारों को आजादी की रक्षा करता है, ऐसा नहीं है। यह प्रावधान राज्य और केंद्र, राज्य और सरकारों के बीच सुगम लेन देन का व्यवहार करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 61 भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है। तो भारत का राष्ट्रपति मुखिया किसका मुखिया होता है? राज्य का, संसद का, सरकार का, संघ का। तो राष्ट्रपति मुखिया किसका होता है? ये ऑप्शन नंबर है राज्य का। तो किसका मुखिया होता है? राज्य का मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर पाए जाने की संभावना कम है? तो भूमिहीन मजदूर पाए जाने की संभावना कम है, उसमें पता है घरों में टोकरी बनाने वाले में, निर्माण स्थल में, कपड़े फैक्ट्री सुपरवाइजर के रूप में, जंगलों में लकड़ी चुनने में। तो बताइए सबसे कम भूमिहार खेतिहर मजदूर पाए जाने की संभावना सबसे कम कहाँ होगी? तो सबसे कम भूमिहार खेतिहर मजदूर पाने की संभावना यहाँ पे होगी कपड़ा फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर के रूप में काम करना, इसमें सबसे कम, इसका सबसे कम आपको मिलेगा। तो ऑप्शन में ये वाला में केवल सी। तो केवल सी उसका सही आंसर हो जाएगा, कपड़ा वाला में सबसे कम संभावना रहेगी। चलिए 63 देख लेते हैं। भोपाल गैस ट्रस्टी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही करें। भोपाल ट्रस्टी के बारे में पहला ऑप्शन 1984 में भारत में पर्यटन क्षेत्र के लिए कोई कानून का निर्माण नहीं था, यह बोला है। दूसरा बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार और इसमें प्रदूषित मुक्त हवा पाने का अधिकार शामिल है। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? भोपाल गैस ट्रस्टी के बारे में तो भोपाल गैस ट्रस्टी के में रक्षा के लिए कोई कानून ऐसा नहीं है, कानून था बट उसका उपयोग अच्छे से नहीं हुआ था। तो इसका सही है, ये कहा गया है कि क्या है सभी को 21 के तहत बताया है कि मौलिक अधिकार जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, ये सब दिया गया है। चलिए 64 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहयोग? तो लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहयोग होगा वो पूछा है, ध्यान से पढ़िए।
शिशु देखभाल केंद्र में स्थापना करना। ऑप्शन में समान वेतन देना। ऑप्शन में महिलाओं कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे करना। चलिए बताइए कि इसमें से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बोध कराने में सहायता। तो लैंगिक समानता को अब उसको पॉजिटिव वे में देना है, आपको सहायता करना है। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी होता है, ए और बी दोनों से। तो शिशु को देखभाल केंद्र की स्थापना करना, ये उसके लिए सही हो जाएगा। समान वेतन में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन करना, महिलाओं कर्मचारियों से कार्य घंटा का सिर्फ महिला के नहीं दोनों के लिए काम करना। तो ये लैंगिक समानता में ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 को बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट ये दिया, स्टेटमेंट दोनों को पढ़िए और ध्यान दीजिए। अभी कथन दिया है, बहुत से कार्यस्थल में पुरुष की तुलना में महिलाओं को प्रायः कम भुगतान किया जाता है। पहला ऑप्शन बोलता है। दूसरा, इसीलिए क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं। चलिए आप पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, अब बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए तो हम लोग ऑप्शन के बढ़ते हैं। ऑप्शन में देखिए, दोनों से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है कि कम भुगतान किया जाता है, हाँ सही है। अब महिलाओं तो दोनों दोनों शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं, हाँ ये भी सही है। और क्या कहता है, दोनों एक दूसरे क्या दोनों एक दूसरे मैच खाता है? नहीं, एक दूसरे को मैच नहीं खाता। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। दोनों सही है, बट ये दोनों को व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। सरकार के 3 अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, तो कौन कौन? शक्तियों का विभाजन करना, अभिकेंद्र करना, या शक्ति का बंटवारा करना, या राज्य संघ। तो सरकार का 3 अंग कौन कौन सा? तो ये क्या कहता है, शक्ति का बंटवारा करती है, ये विभाजन नहीं कर सकते हैं। जिससे कि कौन कौन सा होता है? राज्य सरकार होता है, केंद्र सरकार होता है, और एक समवर्ती सूची होते हैं। तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती तीनों सूची होते हैं, जिसमें से अलग अलग, जिसमें राज्य सूची का राज्य सरकार, केंद्र सूची सेंट्रल पे रहते हैं, समवर्ती सूची जिसमें से केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर क्या कहते हैं, ये चलाती है। तो इस प्रकार का याद रखिएगा आप लोग। 67 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 2002 के मौलिक अधिकार को कर्तव्य का हिस्सा बना? तो बताइए 2002 मौलिक कर्तव्य का हिस्सा कौन बना था? हमारी मिश्रित संस्कृति, समृद्ध धरोहर, समान मान देना और सुरक्षा रखना। ऑप्शन, माता पिता अभिभावक को 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रदान करना। ऑप्शन में भारत की समृद्धता, एकता, अखंड संभावना सुरक्षित रखना, और जन संपत्ति सुरक्षा करना, और शपथ हिस्सा तो त्याग देना। तो कौन सा इसके 2001 में मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया था? तो क्या करेगा, ये है कि माता पिता द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवधान करना। तो ये 2002 को मौलिक अधिकार 1986 संविधान संविधान के द्वारा इसको लागू किया गया था। तो ये याद रखिए आप लोग। चलिए 68 में देख लेते हैं। किसी स्थिति में भारत न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। तो ये वाला है, आप बताइए इसमें पढ़ के। जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है उस समय। दूसरा है, जब राष्ट्रपति न्यायपालिका ऐसा करने के लिए नहीं देता उस समय। जब संसद पारित द्वारा कानून कुछ हिस्से का समर्थन नहीं कर पाता उस समय। ऑप्शन में जब कानून द्वारा पारित किए गए परिवेश समय से नहीं होता उस समय। तो बताइए कि न्यायपालिका अधिकार के लिए वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकता है। तो बताइए आप लोग कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा, जब क्या है, संसद द्वारा पारित कोई नियम संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तब ये क्या कहता है, उसमें क्या कहता है, संसद द्वारा पानी को रद्द कर सकती है। तो ये क्या कहता है, उसको रद्द कर सकते हैं। चलिए 69 में देख लेते हैं। समाज में कुछ समूह हास्यकरण का संभावना। तो हास्यकरण बताना है क्या होता है। भिन्न भाषा बोलते हैं इसीलिए, मुख्य धारा विचार दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं इसीलिए, और उसमें अस्वीकार सामाजिक कार्य में आता है इसीलिए, और बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होता है इसलिए। तो बताइए हास्यकरण का क्या संभावना होती है, हास्यकरण का क्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं इसका सही है। देखिए सी को छोड़ के सब सही हो जाएगा। क्या अस्वीकार सामाजिक समूह आते हैं, तो अस्वीकार समाज सी छोड़ के जहाँ जहाँ सी है उसको काटिए, सी है छोड़ दिए, सी है काटिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्या आ जाएगा, भिन्न भाषा बोलते हैं उससे भी हो सकता, हास्यकरण हो सकता है। दूसरे प्रथा का अनुसरण करते इससे भी हास्य, समुदाय के मुगल किसी दूसरे धर्म को अपनाते हैं तो उसमें भी हास्यकरण होने की संभावना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लिया। आदिवासी और विकास का संबंध निम्न कथनों पर गलत कथन पर चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है। विभिन्न कारणों से आदिवासी को बगानों, मजदूरों, घरेलू कर्मचारियों आदि के रूप में जीने के प्रवास करने हेतु अधिक अधिक अधिकार विवश किया गया था। ऑप्शन, आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता था तो उनका आय एकमात्र स्रोत छिन जाता था। जब उन्हें विस्थापित किया जाता तो आदिवासी अपने आय का स्रोत के साथ साथ अपनी परंपराओं, प्रथाओं के रीति को भी गवा देते थे। ऑप्शन में जब आदिवासी को विस्थापित किया जाता तो प्राय गरीबी के अभाव में फंस जाते थे। चलिए बताइए कौन सा इसका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा, ये एकमात्र स्रोत नहीं था, ये इसका गलत है। एकमात्र जब भी बोलेगा ना तो ये नेगेटिव होता है। तो अभी विस्थापित किया जाता है, उनका आय का स्रोत भी छीन जाता है, तो एकमात्र स्रोत छीन नहीं जाता, ये गलत है। बाकी सारा ऑप्शन सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए
तो आज के लिए इतना ही। और भी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, एसएसटी का 10 क्वेश्चन रहता, तो उसको ना हम थोड़ा सा मतलब उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो उसको नहीं कर पाए। तो हम आपको एसएसटी से अलग इसी टॉपिक का एसएसटी और कुछ अलग से 30 एसएसटी का क्वेश्चन ला देंगे, एसएसटी का पेडागोजी का, ठीक है। तो पेडागोजी का सभी क्वेश्चन आता है, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन पेडागोजी का रहता है। तो आपको 5 से 7 नंबर का आराम से आ जाए। तो हम 30 एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के आपको एसएसटी का पेडागोजी का ला देंगे। सिर्फ पेडागोजी का एसएसटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो वो पेडागोजी ला देंगे। आज के लिए इतना 70 क्वेश्चन आप क्लियर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आज के लिए। नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एसएसटी, जेटेट, सीटेट या बिहार टेट जो कभी तैयारी करते हैं, उनका सारा अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।